गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ विद्या पोसवाल गवर्नमेंट कॉलेज बीहू। बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए है। यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का समविभाजन का नियम। ऊर्जा का समविभाजन का नियम क्या होता है? देखो बच्चों, ये जो नियम है, ये नियम कहता है कि अनेक कणों यानी कि बहुत सारे कणों से मिलकर जो एक सिस्टम बना हुआ होता है, गतिक तंत्र बना होता है, उसमें जितनी भी उसकी समस्त ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये इसकी जो स्वतंत्रता की कोटियाँ हैं, जितनी भी स्वतंत्रता कोटियाँ उसमें समान रूप से वितरित होती है। यानी कि अनेक कणों से मिलकर बने हुए एक गतिक तंत्र या सिस्टम की समस्त टोटल काइनेटिक एनर्जी उसकी सभी स्वतंत्रता कोटियाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम में समान रूप से वितरित होती है। जैसे मान लो किसी भी स्वतंत्रता की कोटि 5 है, तो इसकी 5 स्वतंत्रता की कोटि में समान रूप से उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, वितरित होती है। यानी कि अर्थात ऊर्जा का जो समान रूप से विभाजन होता है, यानी कि ऊर्जा का सभी जगह समान रूप से क्या होता है, विभाजन होता है। इसलिए इसे कहते हैं ऊर्जा का समविभाजन का नियम। इस नियम को मैक्सवेल ने दिया था। जैसे कि एक अणु है, हम जानते हैं, हमने इससे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी एक अणु है, मान लो, है ना, उसकी स्वतंत्रता की ट्रांसलेशन की जो स्वतंत्रता की कोटि होती है, ट्रांसलेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, वो कितनी होती है? 3 होती है। तो एक अणु की यदि औसत स्थानांतरिय गतिज ऊर्जा कितनी हो? 3/2 kT हो। यानी कि टोटल किसी अणु की स्थानांतरिय गतिज ऊर्जा कितनी है? 3/2 kT। और अगर उसमें स्वतंत्रता की कोटि एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि स्थानांतरण की अगर स्वतंत्रता की कोटि है वो कितनी है? 3 है। तो यानी कि ये जो 3/2 kT गतिज ऊर्जा है, ये इन 3 स्वतंत्रता की कोटि में समान रूप से विभाजित होगी। तो समान रूप से अगर विभाजित होगी तो एक स्वतंत्रता की कोटि में कितनी गतिज ऊर्जा हो गई? 1/2 kT, क्योंकि 1/2 kT एक में, फिर 1/2 kT एक में और प्लस 1/2 kT एक में, तो टोटल गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? 3/2 kT। और स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो गई? 1 2 3, यानी कि 3 स्वतंत्रता की कोटि में अगर औसत गतिज ऊर्जा स्थानांतरित गतिज ऊर्जा टोटल 3/2 kT है, तो एक अणु की प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के लिए जो औसत स्थानांतरित गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? 1/2 kT होगी। इसी प्रकार से तो स्थानांतरण के लिए है। इसी प्रकार से यदि किसी भी अणु की घूर्णन या कंपन की स्वतंत्रता की कोटि भी के लिए जो ऊर्जा होगी वो भी क्या होगी? 1/2 kT, जैसे स्थानांतरित गतिज ऊर्जा होती है। तो यदि किसी गैस के अणु में स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो? n हो, तो उसके प्रत्येक अणु की जो औसत गतिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? n/2 kT। जैसे कि यहाँ पर 3 स्वतंत्रता की कोटि है तो 3/2 kT, 5 स्वतंत्रता की कोटि है तो 5/2 kT। तो इसी प्रकार से अगर स्वतंत्रता कोटि n है तो उसकी जो टोटल उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? n/2 kT। यानी कि प्रत्येक कमरे के, लेकिन ये जो नियम है ऊर्जा का समविभाजन का नियम, ये केवल कमरे के ताप पर या उससे अधिक ताप पर, यानी कमरे के ताप पर या उससे उच्च ताप पर ये नियम सत्य होता है। और इसके जो निम्न ताप है, लो टेम्परेचर पर ऊर्जा का समविभाजन का नियम सत्य नहीं है। अब हम देखते हैं गैस की विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति। तो सबसे पहले देखते हैं विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। स्पेसिफिक हीट, किसी भी अणु या किसी भी गैस के 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक गतिज ऊर्जा का जो मान होता है, या फिर हम बोलते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा उसकी क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो हमने मान लिया कि माना किसी आदर्श गैस के 1 ग्राम अणु का जो परम ताप है वो क्या है? कैपिटल T है। उस गैस में अणुओं की संख्या क्या है? कैपिटल N है। तो यदि आदर्श गैस के लिए समस्त आंतरिक ऊर्जा U होगी, तो ये समस्त आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा होगी। यानी कि इस गैस की समस्त आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? इसमें जितने भी N है उनकी गतिज ऊर्जा उसकी आंतरिक ऊर्जा के बराबर होगी। तो आंतरिक ऊर्जा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक अणु की ऊर्जा, और इसमें कितने अणु हैं? कैपिटल N अणु है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? n इंटू एक अणु की ऊर्जा। U इज इक्वल टू n इंटू, इससे पहले और एक अणु की ऊर्जा कितनी होती है? n/2 kT। अभी हमने पढ़ा कि एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा कितनी होती है? n/2 kT। तो यानी कि आंतरिक ऊर्जा हो जाएगी U n/2 n/kT। n के इक्वल टू क्या होता है? R होता है। तो इसलिए ये हो जाएगा U इज इक्वल टू n/2
RT। तो हम अगर समीकरण फर्स्ट का T के सापेक्ष क्या करें, अवकलन करें, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक गतिज ऊर्जा, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा इसकी क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा। तो यानी कि यू, अगर हम टी के सापेक्ष का अवकलन करें तो du/dt इक्वल टू हो जाएगा n/2r। तो स्थिर आयतन पर अगर हम आयतन को स्थिर रख कर करें विशिष्ट ऊष्मा तो उसको व्यक्त करते हैं CV से, यानी CV इक्वल टू du/dt। कैलोरी के लिए हम जानते हैं कि जूल J से मल्टीप्लाई करते हैं, जहाँ J का मान इक्वल टू क्या होता है, 4.2 कैलोरी। तो ये हो जाएगा J इंटू CV इक्वल टू du/dt, जहाँ J प्रति कैलोरी के लिए वर्गों की संख्या है, यानी कि। और समीकरण 2 में, इस समीकरण 2 में du/dt का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, J डॉट इंटू CV इज इक्वल टू n/2r, यानी कि CV इज इक्वल टू हो जाएगा 1/J डॉट n/2 इंटू r। ये तो है स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, लेकिन अगर स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा हो तो उसको किससे व्यक्त करते हैं, CP से। तो ये हो गया CV का मान। तो आगे अब हमें CP का मान निकालना। तो CP के लिए, क्योंकि मेयर के सूत्र से, मेयर का सूत्र आप पहले पढ़ चुके हो 12th में, तो मेयर का सूत्र क्या कहता है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R/J, यानी कि CP इज इक्वल टू, CV को उस तरफ ले जाएंगे तो CV प्लस R/J। CV की वैल्यू इस समीकरण से पुट कर देंगे तो हमारे पास CP इक्वल टू आ जाएगा, CV का मान रखेंगे 1/J n/2r और प्लस R/J, दोनों तरफ से R/J क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो अंतर बचेगा n/2 प्लस 1 इंटू R/J, यानी कि ये हो गया आपका CP का मान, ये हो गया आपका CV का मान। हमें ज्ञात करना है दोनों की विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात, यानी गैस की दोनों विशिष्ट ऊष्माओं के अनुपात के लिए समीकरण 4 में समीकरण 3 का हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। क्योंकि गामा इज इक्वल टू होता है, गामा जो हो जाता है वो होता है CP/CV। तो हमारे पास अब CP की वैल्यू भी है, CV की वैल्यू है, तो हम भाग देंगे तो गामा इज इक्वल टू CP/CV। गामा CP का मान रखेंगे n/2 प्लस 1 R/J अपॉन n/2 R/J। R/J से R/J कैंसिल हो जाएगा, तो गामा इज इक्वल टू n/2 से n/2 1 प्लस 1/n/2 हो जाएगा 2/n। तो यहाँ पर जो गामा का मान आएगा, यानी कि दोनों विशिष्ट ऊष्मा का जो अनुपात होगा वो होगा 1 प्लस 2/n। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, वो देख लेते हैं। यदि हम एक मोनो एटॉमिक गैस की बात करें, यानी कि एक परमाणु गैस की बात करें, तो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम में पढ़ा था कि किसी भी मोनो एटॉमिक गैस की जो स्वतंत्रता की कोटि होती है, यानी कि स्थानांतरित स्वतंत्रता की कोटि होती है, वहाँ n इक्वल टू क्या होती है, 3 होती है। तो यहाँ पर इसमें गामा से कोई में गामा में इसमें 1 प्लस 2/n में n इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 3। तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2/3, यानी कि गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 5/3। गामा का मान आया 1.66, यानी कि किसी मोनो एटॉमिक गैस के लिए दोनों विशिष्ट ऊष्माओं का जो अनुपात होता है, गामा का जो मान होता है वो होता है 1.66। अब डायटोमिक गैस के लिए जो स्वतंत्रता की कोटि होती है, उसमें स्थानांतरण की स्वतंत्रता कोटि तो 3 होती है, जो कि घूर्णन की स्वतंत्रता कोटि कितनी होती है, 2, यानी कि कुल स्वतंत्रता की कोटि उसकी कितनी होती है, 5। तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2/n, यानी गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2/n, n की जगह क्या पुट करेंगे, 5। तो ये हो जाएगा गामा इज इक्वल टू 7/5, यानी 1.4। तो गामा का मान कितना आ गया, 1.4 डायटोमिक गैस के लिए। अब ट्राई एटोमिक गैस के लिए वो स्थानांतरण कोटि 3 और घूर्णन की कोटि 3। तो इस प्रकार से टोटल स्वतंत्र कोटि कितनी हो जाएगी, 6, यानी कि गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2/n, वही n की जगह क्या पुट करोगे, 6। तो ये हो जाएगा गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2/6, गामा इज इक्वल टू आ गया 8/6, यानी गामा का मान आ गया 1.33। यानी कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा होता है 1.66, डायटोमिक गैस के लिए 1.4 और ट्राई एटॉमिक गैस के लिए 1.33। तो ये आपका हो गया ऊर्जा का समविभाजन का नियम, और उसी के साथ दो गैस वस्तुओं की विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात, किसी गैस की 2 विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात, गामा का मान। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी बच्चों कोई भी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बच्चा आपका असाइनमेंट कंप्लीट करके जल्दी से सबमिट कर दीजिए। थैंक यू।